जो आपका पहला चैप्टर था केमिकल काइनेटिक्स, वो केमिकल काइनेटिक्स वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। एक वीडियो मैंने भेजनी है आपको, उस वीडियो में और कुछ नहीं है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को पता करने के 4-5 मेथड है, थ्योरेटिकल मेथड्स, वो मैं आपको बता दूंगा। तो वो वीडियो आपको मिल जाएगी आज इवनिंग तक, कल मैं थोड़ा बिजी था। और यहाँ पे आप अभी रेगुलर क्लास में आप नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। नया चैप्टर जो आप स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। बीएससी में आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो 2 सेमेस्टर्स में पढ़नी है। एक तो पढ़ोगे फर्स्ट सेमेस्टर में, सॉरी सेकंड सेमेस्टर में, और एक पढ़ोगे आप फोर्थ सेमेस्टर में। अभी जो हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़नी है वो हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 1 है, विच बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमें सेकंड सेमेस्टर में पढ़नी है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारी बेस्ड है इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स पे। फोर्थ सेमेस्टर में जो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे वो हमारी डिपेंडेंट होगी गैल्वेनिक सेल्स पे। तो सेकंड सेमेस्टर में कंप्लीट इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स, फोर्थ सेमेस्टर में कंप्लीट गैल्वेनिक सेल्स। अभी आप सेकंड सेमेस्टर की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल से रिलेटेड बातें हमें डिस्कस करनी है। सबसे पहले ये देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज ए branch of science which deals with the devices या cells which convert electrical energy to chemical energy and vice versa। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो हमारे साइंस की ब्रांच है जिसमें हम ऐसे डिवाइसेस या ऐसे सेल्स को पढ़ते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, या उल्टा बोल दो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। हम केमिकल रिएक्शन की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से केमिकल रिएक्शन भी करवा सकते हैं। मैंने ए और बी की रिएक्शन करवानी थी, ए और बी आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे, तो इनकी रिएक्शन करवाने के लिए मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास की, मतलब मैंने इलेक्ट्रोलिसिस की। ये दोनों रिएक्ट हो जाएंगे, प्रोडक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिसिटी को यूज किया ए और बी की रिएक्शन करवाने के लिए। फिर यहाँ पे एक और मेरे पास एग्जांपल है, एक्स और वाई आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। एक्स और वाई आपस में रिएक्ट करते हैं, प्रोडक्ट बना देते हैं जेड, और साथ में इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हमारे पास हमारी 2 टाइप की रिएक्शंस यहाँ पे पॉसिबल हैं। ऊपर वाली जो रिएक्शन है उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। नीचे वाली जो रिएक्शन है इसमें केमिकल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो जब हम इन दोनों एनर्जीज का कन्वर्जन पढ़ते हैं वो कलेक्टिवली हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। ऐसे डिवाइसेस या सेल्स जो हम बनाएंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, ऐसे डिवाइसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमारे पास 2 तरह के होंगे। एक तो वो सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, और दूसरे हमारे वो सेल्स जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। ऐसे डिवाइसेस या ऐसे सेल्स जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उन डिवाइसेस को या उन सेल्स को हम बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। एक और नाम भी है वोल्टिक सेल। गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल,
ये हमारे वो डिवाइसेस हैं जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। फिर हमारे पास जो हमारे दूसरे टाइप के सेल हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाले, ऐसे सेल्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल, यहीं से नाम आया इलेक्ट्रोलिसिस का। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रोलिसिस होती है, इलेक्ट्रोलिसिस की वजह से हम हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पाते हैं। तो हमारा जो बीएससी सेकंड सेमेस्टर का चैप्टर है वो हमारा मेन फोकस रहेगा यहाँ पे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल और उसके रिलेटेड बातें अपन इस चैप्टर में करनी है। इंट्रोडक्शन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो बताओ। आज बच्चों को डाउट है? ठीक है, तो ये अपने पास अपनी इंट्रोडक्शन थी। इंट्रोडक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब आप अपना सिलेबस वाला पार्ट जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे स्टार्टिंग करनी है बच्चे इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन से। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से, फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, फिर हम पढ़ेंगे कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइट्स की कैसे आती है कैसे नहीं आती, किन किन फैक्टर्स पे कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइट्स की डिपेंडेंट है, और फिर आप पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जैसे कि कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी। फिर कंडक्टिविटी आगे फर्दर दो टाइप्स की पढ़ेंगे, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो ये सब चीजें आपने डिस्कस करनी है हमारे इलेक्ट्रोलाइट वाले टॉपिक में। सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट क्या होती है? इलेक्ट्रोलाइट हमारे वो सब्सटेंसेस होते हैं जो डिसोसिएशन होने पे आयंस प्रोड्यूस करेंगे। जब उनकी डिसोसिएशन होगी तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे? आयंस प्रोड्यूस करेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोस सब्सटेंसेस व्हिच ऑन डिसोसिएशन प्रोड्यूस आयंस। आयन से मेरा मतलब है कैटायंस भी प्रोड्यूस करेंगे, एनायन भी प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि जो आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है वो ओवरऑल न्यूट्रल होता है। तो उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। तो जितने कैटायंस प्रोड्यूस होंगे उतने ही एनायंस प्रोड्यूस होंगे। दोनों टाइप के आयंस हमारा इलेक्ट्रोलाइट जो है वो प्रोड्यूस करेगा। अब इलेक्ट्रोलाइट जो है आप उसको डिसोसिएट कैसे कर सकते हो, मतलब उसके आयंस आप कैसे प्रोड्यूस करवा सकते हो? इलेक्ट्रोलाइट को डिसोसिएट करना आयंस में, इसके हमारे पास दो तरीके हैं। या तो हम इलेक्ट्रोलाइट को एक्वस सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब हम उसको पानी के अंदर ऐड कर देते हैं, पानी के अंदर उसके आयंस बनने स्टार्ट हो जाते हैं, डिसोसिएशन स्टार्ट हो जाती है। या हम उसको एक्सट्रीमली हीट करेंगे जिससे हमारा इलेक्ट्रोलाइट जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब हमारा इलेक्ट्रोलाइट मोल्टन स्टेट में आ जाएगा, मेल्टेड स्टेट में आ जाएगा, तब उसके जो पार्टिकल्स हैं, जो आयंस हैं, वो फ्री टू मूव हैं। तो वहां पे भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, मतलब आयंस प्रोड्यूस हो जाएंगे, डिसोसिएशन हो जाएगी। तो हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो डिसोसिएट होने पे आयंस प्रोड्यूस करेंगे, वो आयंस पे मूव करते हैं। आयंस के ऊपर चार्ज प्रेजेंट है, जब भी चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, कंडक्टिविटी शो होती है। तो यहाँ पे आपने इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्शन के बारे में पढ़ना है। डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर, ये आपने नीचे एक्वस सॉल्यूशन और एक्सट्रीमली हीट लिखा था, उसका क्या मतलब था? जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स को डिसोसिएट करने के दो तरीके, मतलब इलेक्ट्रोलाइट से आयंस प्रोड्यूस करवाने के दो तरीके। हम इलेक्ट्रोलाइट्स को आयंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? या तो उसका एक्वस सॉल्यूशन बना के, या उसको हीट करके मेल्ट कर दो, वो आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके। तो यहाँ पे मैं इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिनेशन दे रहा हूँ। सब्सटेंसेस
which gives ions on dissociation by any means. Any means का मतलब किसी भी तरीके से। ऐसे सब्सटेंसेस जो आयंस प्रोड्यूस करते हैं डिसोसिएशन करने पे, और वो डिसोसिएशन हमने किसी मर्जी तरीके से करवाई हो, उन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। अब सपोज करो मेरे पास दो इलेक्ट्रोलाइट थे। एक इलेक्ट्रोलाइट था मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट ए, दूसरा था मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट बी। मेरे पास ए इलेक्ट्रोलाइट जो है वो 100 ग्राम है, बी इलेक्ट्रोलाइट जो है वो भी 100 ग्राम है। मैंने इलेक्ट्रोलाइट को हीट किया। इलेक्ट्रोलाइट को जब मैं हीट करूंगा या जब मैं इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन बनाऊंगा तो हमारा इलेक्ट्रोलाइट आयंस प्रोड्यूस करेगा। अब आप एक बार एज्यूम करो, जो हमारा ए सब्सटेंस है, ए इलेक्ट्रोलाइट है, जब मैं इसको आयंस में कन्वर्ट करता हूं, 100 ग्राम में से 99.9 ग्राम जो है डिसोसिएट होके आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब जितनी अमाउंट आपने ली थी स्टार्टिंग में, लगभग सारी अमाउंट जो है वो डिसोसिएट हो गई और आयंस प्रोड्यूस हो गए। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। फिर मैंने नीचे एक और इलेक्ट्रोलाइट लिया, उसको जब मैं हीट करूंगा, जब भी उसका सॉल्यूशन बनाऊंगा, वो आयंस में कन्वर्ट हुआ सिर्फ 1 या 2 ग्राम। 100 ग्राम में से 1 या 2 ग्राम आयंस ही प्रोड्यूस हुए। बाकी का जो बचा हुआ इलेक्ट्रोलाइट है वो हमारा इसी फॉर्म में पड़ा रहेगा, आयंस में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा। तो यहाँ पे आपने देखा जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स अवेलेबल हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं। एक तो वो इलेक्ट्रोलाइट्स जो डिसोसिएट हो जाती हैं ऑलमोस्ट कंप्लीटली, जितनी भी अमाउंट आप उनकी लोगे सारी अमाउंट डिसोसिएट हो जाएगी, बहुत ही कम अमाउंट बचेगी जो अनडिसोसिएटेड है। एक तो वो वाले इलेक्ट्रोलाइट हो सकते हैं। दूसरी टाइप मैंने आपको यहाँ पे क्या बताई, वो वाले इलेक्ट्रोलाइट्स जो डिसोसिएट होने पे बहुत ही कम आयंस प्रोड्यूस करती हैं, ना के बराबर। 100 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट लिया था मैंने, 100 में से 2 ही ग्राम डिसोसिएट हुआ, बाकी डिसोसिएट ही नहीं हुआ। तो ये हमारे पास हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स की सेकंड टाइप आ गई। तो दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट हैं, जो ज्यादा आयंस प्रोड्यूस करेंगे, जो कम आयंस प्रोड्यूस करेंगे। उसके बेसिस पे मैं बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स आर ऑफ 2 टाइप्स। पहले हैं हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होती हैं? दोज इलेक्ट्रोलाइट्स which dissociates almost completely। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जो अपनी गिवन अमाउंट से अप्रोक्सीमेट लगभग कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे, उन इलेक्ट्रोलाइट्स को आप बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज व्हिच डिसोसिएट्स ऑलमोस्ट कंप्लीटली। परसेंटेज में बताया था मैंने, लगभग 99.9%। मतलब जितनी भी अमाउंट आप लोगे लगभग उतनी अमाउंट जो है वो सारी डिसोसिएट हो जाएगी। कोई 0.1 या 0.2 ग्राम बचेगी जो अनडिसोसिएटेड होगी, जिसके आयन नहीं बनेंगे। सेकंड हमारे पास होते हैं हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होते हैं? दोज इलेक्ट्रोलाइट्स व्हिच डिसोसिएट्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबली, मुश्किल से 1-2%। वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो ना के बराबर डिसोसिएट होती हैं। मतलब अगर मैंने 100 ग्राम लिया, 100 में से 1-2 ग्राम ही टूटेगा, बाकी 98 ग्राम अनडिसोसिएटेड पड़ा रहेगा। तो ये हमारे पास हमारे 2 तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाती हैं। कंप्लीटली डिसोसिएट होने की वजह से ज्यादा आयंस प्रोड्यूस करती हैं, और फिर जितने ज्यादा आयन प्रोड्यूस होंगे कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा आएगी, क्योंकि यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस हुए तो लार्ज नंबर ऑफ आयंस मूव करेंगे। जितनी ज्यादा आयंस की मूवमेंट होगी कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा आएगी।
तो ये हमारे पास हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के कैरेक्टरिस्टिक हो गए। अगर आप मुझसे एग्जांपल पूछो तो मैं आपको जनरली बता देता हूं, जितने भी हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले एसिड हैं, जैसे HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया, HCl हो गया, या जितने भी आपके पास इनऑर्गेनिक वाले बेस हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया NaOH, या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, और आपके पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले जितने भी सॉल्ट हैं, वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की कैटेगरी में आए थे। अगर आपसे कोई पूछे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं, तो आप कोई भी इनऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक बेस या इनऑर्गेनिक सॉल्ट के बारे में बोल सकते हो। वो आपके ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे, बहुत सारे आयंस प्रोड्यूस करेंगे, हाई कंडक्टिविटी शो करेंगे, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। पर्टिकुलर एग्जांपल में एसिड का एग्जांपल मैंने HCl ले लिया, बेस का एग्जांपल मैंने NaOH ले लिया, सॉल्ट का एग्जांपल मैंने NaCl ले लिया। तो ये जो मैंने आपको यहाँ पे 2-3 एग्जांपल बताए, ये हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जांपल हैं। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट जो थे वो नेग्लिजिबली डिसोसिएट हो रहे हैं। नेग्लिजिबली डिसोसिएट हो रहे हैं तो यहाँ पे लेस नंबर ऑफ आयंस जो है वो प्रोड्यूस होंगे। अब क्योंकि नंबर ऑफ आयंस कम प्रोड्यूस हुए हैं तो कंडक्टिविटी भी कम आएगी, मतलब ये कम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इनके जनरल एग्जांपल क्या आएंगे, जितने भी हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एसिड हैं, या बेस हैं, या सॉल्ट हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो एसिड, बेस या सॉल्ट हैं, उनको हम कंसीडर करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर। एग्जांपल देखो, ऑर्गेनिक का एसिड सपोज करो ये रहा एसिडिक एसिड, ऑर्गेनिक का बेस लेना है तो वो ये रहा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सॉल्ट लेना है तो ये मैंने सॉल्ट ले लिया सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये वाले जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट हैं ये नेग्लिजिबली डिसोसिएट होते हैं, कंडक्टिविटी कम शो करते हैं, इन्हें हम बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये हमारे पास हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिनेशन थी, और हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स के 2 टाइप थे। अब हमारे जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं या जो हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं, हम इनको कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग भी क्लासिफाई कर सकते हैं। तो यहां पे मैं बता रहा हूं, क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग। अब चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट है, हमने इसमें लेसर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया। देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैं एक सॉल्यूशन बना रहा हूं, उस सॉल्यूशन को बनाने के लिए एक तो मैं मेरा इलेक्ट्रोलाइट ले रहा हूं, ये स्ट्रॉन्ग या वीक कोई भी हो सकता है, तो एक तो मैं मेरा इलेक्ट्रोलाइट ले रहा हूं, और दूसरा मैं इसमें ऐड कर रहा हूं सोलवेंट। अब इलेक्ट्रोलाइट चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, स्ट्रॉन्ग या वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे 2 तरह के होते हैं, या तो वो होंगे कंसंट्रेटेड या वो होंगे डाइल्यूटेड। कंसंट्रेटेड स्ट्रॉन्ग या वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट जो है वो लार्जर अमाउंट में है, सोलवेंट जो है वो कम अमाउंट में है। डाइल्यूटेड स्ट्रॉन्ग वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रोलाइट कम अमाउंट में है और सोलवेंट जो है वो ज्यादा अमाउंट में है। तो ये हमारे पास हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स की क्लासिफिकेशन हो जाएगी। जो हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को हमने ज्यादा ऐड किया हुआ है सोलवेंट में तो वो होगा कंसंट्रेटेड, और अगर कम ऐड किया हुआ है तो वो होगा डाइल्यूटेड। सेम बात मैं बोल सकता हूं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए भी। अगर मैंने मेरे सॉल्यूशन में वीक इलेक्ट्रोलाइट की अमाउंट ज्यादा ली हुई है तो कंसंट्रेटेड,
और अगर मैंने मेरे इलेक्ट्रोलाइट्स की अमाउंट कम ली हुई है तो डाइल्यूट। तो ये हमारे पास कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग की क्लासिफिकेशन आ गई। जो स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो कंसंट्रेटेड भी हो सकते हैं और डाइल्यूटेड भी हो सकते हैं। ये हमारे पास हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिनेशन आ गई। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो पूछ लो अभी फटाफट। सर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की जो बताई है ना, ये दोबारा बता दो। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या बताना है? सर ये कंसंट्रेशन और डाइल्यूट वाला दोबारा बता दो, वीक का। हाँ जी हाँ जी, मैं आपको बताता हूँ, मेरी बात सुनो एक बार। मैंने क्या किया, 300 ml सोलवेंट ले लिया, 300 ml सोलवेंट ले लिया। अब इसमें मुझे सोल्यूट ऐड करना है। वो सोल्यूट है हमारा इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट ले रहा हूं मैं, या तो मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करूंगा सिर्फ 10 ग्राम, या वीक इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करूंगा 100 ग्राम। ऊपर वाले केस में सोल्यूट जो है हमारा वो लेसर अमाउंट में प्रेजेंट है, सिर्फ 10 ग्राम। तो यहाँ पे जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा उसका सॉल्यूशन बनेगा डाइल्यूट। लेकिन अगर नीचे वाला केस देखो, मैंने 100 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया 300 ml सोलवेंट में, तो यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रोलाइट की अमाउंट ज्यादा है, तो हमारा जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाएगा। तो ये है, आप कितना इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हो सॉल्यूशन में, उसके अकॉर्डिंग बोलोगे कंसंट्रेटेड या डाइल्यूटेड। ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट ऐड करोगे तो कंसंट्रेटेड, कम इलेक्ट्रोलाइट ऐड करोगे तो डाइल्यूटेड। और कोई डाउट? आज करवा दें आगे। ठीक है जी। तो ये अपने पास अपने इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिनेशन थी। मैंने आपको इलेक्ट्रोलाइट्स के टाइप बताए। हमने ये देखा, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होती हैं उनकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनकी कंडक्टिविटी कम होती है। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको एक चीज नहीं बताई। आपको ये पूछना चाहिए था कि सर अगर मेरे पास कंसंट्रेटेड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और डाइल्यूटेड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो दोनों में से कौन सा कंटेनर या कौन सा इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा कंडक्टिविटी शो करेगा? मैं आपको एग्जांपल के लिए पूछ रहा हूं, यहाँ पे बता रहा हूँ। सॉरी, देखो मेरे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है NaCl, ठीक है। 1 गिलास पानी ले लिया मैंने। 1 गिलास पानी का मतलब है 250 ml ऑफ वाटर, 250 ml पानी आएगा। अब ध्यान से देखो, 250 ml वाटर में मैंने 1 चम्मच नमक डाला। 1 चम्मच नमक का मतलब है 20 ग्राम। या 250 ml पानी में मैं 10 चम्मच नमक डालूंगा, यानी कि 200 ग्राम। तो ऊपर वाला जो केस है वहां पे मैंने इलेक्ट्रोलाइट कम ऐड किया, सोलवेंट ज्यादा है, ये बनेगा मेरा डाइल्यूट। बिल्कुल बढ़िया। तो ये बनेगा डाइल्यूट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। नीचे वाले में मैंने 200 ग्राम नमक डाला और 250 ml पानी है। हाँ जी, नमक की अमाउंट ज्यादा है, तो ये बनेगा कंसंट्रेटेड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब कहानी मैंने आपको समझा दी। आपको देखने से क्या लग रहा है, डाइल्यूट की कंडक्टिविटी ज्यादा आएगी या कंसंट्रेटेड की कंडक्टिविटी ज्यादा आएगी? डाइल्यूट वाले की। डाइल्यूट वाले की। किसी और को कुछ और लग रहा हो? किसी को कंसंट्रेटेड लग रहा हो भाई? तो यहाँ पे हमने क्या देखा, डाइल्यूट वाले की जो कंडक्टिविटी है वो ज्यादा आएगी एज कंपेयर टू कंसंट्रेटेड वाला सॉल्यूशन। अब इसका क्या रीजन है? इसका रीजन आपने पढ़ा हुआ है +2 क्लास के अंदर भी, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। अगर हमारे पास कंसंट्रेटेड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कंसंट्रेटेड वाले में जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसकी अमाउंट ज्यादा आ रही है, इलेक्ट्रोलाइट की अमाउंट ज्यादा है, तो यहाँ पे बहुत सारे आयंस प्रोड्यूस होंगे
लेकिन वो आयंस एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत सारे सोडियम आयंस हैं, बहुत सारे क्लोराइड आयंस हैं, तो ये इतने सारे आयंस एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट कर देंगे। रिपेल करना स्टार्ट कर देंगे तो वहां पे इंटरेक्शंस प्रोड्यूस होंगी। उन इंटरेक्शंस को हम बोलते हैं इंटर आयनिक इंटरेक्शंस। जो इंटरेक्शंस प्रोड्यूस होंगी वो कौन सी होंगी? इंटर आयनिक इंटरेक्शंस। कंसंट्रेटेड के केस में इन इंटरेक्शंस की वजह से आयंस जो होते हैं उनकी मूवमेंट हो जाती है स्लो। इन इंटरेक्शंस की वजह से जो आयंस हैं उनकी मूवमेंट हो जाती है स्लो। स्लो मूवमेंट वालों की वजह से कंडक्टिविटी की वैल्यू कम आनी स्टार्ट हो जाएगी, चाहे यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस ज्यादा थे। लेकिन डाइल्यूट में क्या होता है? डाइल्यूट में आपने कम अमाउंट ली हुई है आपके इलेक्ट्रोलाइट की, यहाँ पे सोलवेंट की अमाउंट ज्यादा है। कम अमाउंट होने की वजह से जो आयंस हमारे प्रोड्यूस होते हैं उन आयंस के बीच में सोलवेंट मॉलिक्यूल आने स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब एक आयन दूसरे आयन को रिपेल नहीं कर पाएगा क्योंकि बीच में सोलवेंट मॉलिक्यूल आ गया। बीच में सोलवेंट मॉलिक्यूल आने की वजह से डाइल्यूट सॉल्यूशंस में इंटर आयनिक इंटरेक्शंस जो है वो प्रोड्यूस नहीं होती। इंटर आयनिक इंटरेक्शंस प्रोड्यूस नहीं होंगी तो हमारे जो आयंस हैं उनकी मूवमेंट हो जाएगी फास्ट। फास्ट मूवमेंट होगी तो इलेक्ट्रिसिटी भी वो ज्यादा कंडक्ट करेंगे। दैट्स व्हाई डाइल्यूट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं उनकी कंडक्टिविटी कंसंट्रेटेड वालों से ज्यादा होती है। यह कंसेप्ट समझ में आ गया? देखो आपको ये लग रहा होगा कि सर कंसंट्रेटेड में आयंस ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, जितने ज्यादा आयंस कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा। सभी बच्चों को स्टार्टिंग में यही लगता है, सबको लगता है कि कंसंट्रेटेड में नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे, तो कंसंट्रेटेड जो कंसंट्रेटेड है उनकी कंडक्टिविटी ज्यादा आनी चाहिए। ऐसा नहीं होता। ज्यादा आयंस जो है वो जरूरत से ज्यादा हो गए, जिस वजह से रिपल्शन आनी स्टार्ट हो गई, इंटर आयनिक इंटरेक्शन आनी स्टार्ट हो गई और उस वजह से कंडक्टिविटी कम हो गई। तो ये हमेशा याद रखना। मैंने तो आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बोला, सेम केस हैपेंस विद द वीक इलेक्ट्रोलाइट आल्सो। अगर मैं यहाँ पे कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लेता, सपोज करो मैंने एसिटिक एसिड ले लिया, उसमें भी हमारे पास सेम रिजल्ट आता बच्चे। वीक इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास दो तरह का हो सकता है, स्ट्रॉन्ग या वीक, सॉरी डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है वो दो तरह का है, डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड। इसमें भी आपको सेम चीज मिलेगी। जो कंसंट्रेटेड वाला वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा उसकी मूवमेंट स्लो होगी, कंडक्टिविटी कम। जो डाइल्यूट वाला वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा उसमें कंडक्टिविटी फास्ट होगी और कंडक्टिविटी ज्यादा होगी क्योंकि मूवमेंट फास्ट है। तो सेम केस होता है दोनों में ही। हमारे पास चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, डाइल्यूट वालों की कंडक्टिविटी ज्यादा आएगी एज कंपेयर टू कंसंट्रेटेड। ये हमेशा याद रखना। इससे रिलेटेड अपन ने एक थ्योरी का टॉपिक भी पढ़ना है, डीबाई-हक्कल थ्योरी। तो ये हमारे पास हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स का पूरा केस था। किसी भी बच्चे को कुछ पूछना है तो बताओ। हाँ जी बच्चे, कोई डाउट है तो बोलो फटाफट। नो सर। चलो, तो ये हमारे पास हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स का कंसेप्ट था, कंप्लीट हो गया। इसमें ना दो चीजें याद रखना, आपको इससे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता है कंपलसरी के अंदर। ये वाला क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा जाता है, जो कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट वाला मैंने बताया। तो डाइल्यूट वालों की कंडक्टिविटी ज्यादा है, ये याद रखना। दूसरा इसमें क्या पूछा जाएगा, मेरे पास दो इलेक्ट्रोलाइट है ए और बी। ए का सॉल्यूशन बना रहा हूं हनी में, बी का सॉल्यूशन बना रहा हूं वाटर में। दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं, तो बताओ कंडक्टिविटी ज्यादा किसकी होगी, ए की या बी की?
बी की। बी की कंडक्टिविटी ज्यादा क्यों होगी भाई? सर उसमें विस्कोसिटी उसकी कम है, तो फिर उसमें मूवमेंट्स जो होंगी वो आयंस की वो ज्यादा होंगी एज कम्पेयर टू हनी। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे मैं आपको यही बताना चाहता था कि देखो, विस्कोसिटी का फैक्टर मैंने आपको बताया ही नहीं, लेकिन आप खुद सोचो, मैंने जो आपको दो इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं, एक तो नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होने चाहिए, दूसरा मूवमेंट जो है आयंस की वो फास्ट होनी चाहिए। तो जब मैंने आपको ये फैक्टर बताया, यहाँ पे विस्कोसिटी अपने आप कवर हो गई। विस्कोसिटी अपने आप कैसे कवर हो गई, आप खुद देखो। जिनकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है, मतलब जो गाढ़े लिक्विड होते हैं, उनके अंदर मूवमेंट फास्ट थोड़ी होगी, उनमें तो मूवमेंट स्लो होगी। हनी जो है वो हमारा विस्कस लिक्विड है, इसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, तो यहाँ पे आयंस धीरे मूव करेंगे। वाटर जो है उसकी विस्कोसिटी कम है, यहाँ पे आयंस ज्यादा मूव करेंगे, तो कंडक्टिविटी ऑटोमेटिकली जो है वो पानी के अंदर ज्यादा आएगी। तो ये कुछ कॉमन सेंस वाली बातें हैं। एक और एग्जांपल है, देखो, ए और बी दो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट थे। ए को मैंने बनाया CCl4 में, मतलब इसके लिए जो मैंने सोलवेंट यूज किया वो कार्बन टेट्राक्लोराइड। बी के लिए सोलवेंट यूज किया पानी। कंडक्टिविटी ज्यादा किसकी आएगी? हाँ जी, ए और बी में से ज्यादा कंडक्टिविटी कौन शो करेगा? थोड़ा सा जल्दी प्लीज, अगर नहीं आता है तो भी बोल दो, आप टाइम बचाएंगे। CCl4। CCl4 आंसर जो है वो गलत है, अभी भी यहाँ पे पानी ही आएगा। वाटर वाले की कंडक्टिविटी ज्यादा। अब इसमें क्या रीजन है? बड़ा सिंपल सा रीजन है, हमने क्या प्रोड्यूस करवाने हैं? नंबर ऑफ आयंस। नंबर ऑफ आयंस कब प्रोड्यूस होंगे? जब सोलवेंट हमारा पोलर होगा। पानी होता है पोलर सोलवेंट। पोलर सोलवेंट आयंस की प्रमोशन को एनहेंस करता है, ज्यादा आयंस बनाने में हेल्प करेगा। लेकिन जो हमारा CCl4 है, CCl4 है हमारा नॉन पोलर। जो नॉन पोलर होते हैं वो आयंस की प्रमोशन नहीं करते, आयंस को प्रोड्यूस नहीं होने देते। ऊपर वाले केस में नॉन पोलर सॉल्वेंट है, कम आयंस प्रोड्यूस होंगे, कंडक्टिविटी कम। बी वाले केस में हमारा जो सॉल्वेंट है वो पोलर है, ज्यादा आयंस प्रोड्यूस होंगे, कंडक्टिविटी ज्यादा। तो मैंने बताया बहुत सारे फैक्टर काउंट हो सकते हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन उनमें दो ही बनेगी, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अभी भी कोई दिक्कत है तो बोलो। नो। नो सर। देखो, मैंने आपको कौन कौन से फैक्टर बता दिए। मैंने आपको पहला फैक्टर बता दिया नेचर का। नेचर कैसे? इलेक्ट्रोलाइट्स सर के दो एक ही बार ये नेचर। वाला दोबारा बताना। कौन से वाला? सर ये CCl4 में मूवमेंट फास्ट होएगी कैसे? स्लो होगी बच्चे, फास्ट नहीं, स्लो। CCl4 में मूवमेंट स्लो होगी, पानी के अंदर मूवमेंट फास्ट होगी। उसका रीजन मैंने आपको दो ये दिए। जो CCl4 है वो नॉन पोलर है। जो नॉन पोलर सब्सटेंसेस होते हैं वो आयंस को प्रोड्यूस ही नहीं होने देते, तो यहाँ पे CCl4 में नंबर ऑफ आयंस कम प्रोड्यूस होंगे। अब नंबर ऑफ आयंस कम प्रोड्यूस हुए हैं तो कंडक्टिविटी कम होगी। पानी हमारा पोलर है, पोलर क्या करता है? आयंस की फॉर्मेशन को सपोर्ट करेगा, तो यहाँ पे बी के ज्यादा आयंस बनेंगे क्योंकि पानी पोलर है। ज्यादा आयंस बने, नंबर ऑफ आयंस ज्यादा है, तो कंडक्टिविटी भी ज्यादा आएगी, ये बोला मैंने। थैंक यू सर। ओके। चलो, तो यहाँ पे देखो बच्चे, मैंने आपको कौन कौन से फैक्टर बता दिए। पहले मैंने आपको नेचर का फैक्टर बता दिया। भाई इलेक्ट्रोलाइट्स का दो ही तरह का नेचर हो सकता है, या तो इलेक्ट्रोलाइट होंगे स्ट्रॉन्ग या इलेक्ट्रोलाइट होंगे वीक। तो दोनों में से ज्यादा कंडक्टिविटी कौन शो करेगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा कंडक्टिविटी शो करते हैं। फिर दूसरा मैंने आपको बताया विस्कोसिटी। कईयों की विस्कोसिटी हाई आती है, कईयों की विस्कोसिटी लो आती है। तो कंडक्टिविटी आपको ज्यादा कहां पे मिलेगी? इलेक्ट्रोलाइट की, जहां पे विस्कोसिटी लो होगी, ताकि हमारे आयंस जो है वो फास्ट मूव कर पाए। तीसरा फैक्टर मैंने यहां को बता दिया, नेचर ऑफ सोलवेंट। जो सोलवेंट है उसका नेचर कैसा है? या तो वो होगा पोलर या वो होगा नॉन पोलर।
जो पोलर सॉल्वेंट होते हैं वो आयंस को प्रमोट करते हैं, कंडक्टिविटी ज्यादा आएगी। जो नॉन पोलर होती हैं वो आयंस को सपोर्ट नहीं करते, कंडक्टिविटी लो आएगी। फोर्थ फैक्टर मैंने आपको यहाँ पे बताया था कंसंट्रेशन का, कंसंट्रेशन हाई या कंसंट्रेशन लो। कंसंट्रेशन लो होने का मतलब है डाइल्यूट। तो दोनों केसेस में से कंडक्टिविटी कहां पे ज्यादा आएगी? जहां कंसंट्रेशन लो है, सॉल्यूशन हमारा डाइल्यूट है। और फाइनल फैक्टर यहां पे आ गया, फाइनल फैक्टर है हमारा टेम्परेचर का। मेरे पास ए इलेक्ट्रोलाइट है, एक तो मैं इसको यूज कर रहा हूं 300 डिग्री पे, एक मैं इसको यूज कर रहा हूं 400 डिग्री पे। तो दोनों में से कंडक्टिविटी ज्यादा कहां आएगी? फटाफट बताओ। फटाफट में भी इतना स्लो। जिसमें ज्यादा होगा, जिसमें ज्यादा होगा। हाई टेम्परेचर होने का मतलब ये है कि हमारे पास एनर्जी ज्यादा है, हम बॉन्ड इजीली ब्रेक कर सकते हैं। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा बॉन्ड उतनी जल्दी ब्रेक होगा, उतने सारे आयंस बनेंगे, कंडक्टिविटी ज्यादा। तो टेम्परेचर की वैल्यू हाई होगी या लो होगी? हाई टेम्परेचर पे कंडक्टिविटी ज्यादा मिलेगी, ये मैं आपको बता रहा हूं। फैक्टर हमारे यहाँ पे खत्म हो गए, कल से फिर आप डिस्कस करेंगे कंडक्टेंस वगैरह। थैंक यू।